नमस्कार। हम अकाउंटिंग मेथड लेखांकन पद्धतियाँ जो कि एमकॉम 4th सेमेस्टर के ग्रुप डी का चतुर्थ प्रश्न पत्र है, उसका यूनिट 1 अपूर्ण लेखे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद से, जो आपको लगातार लेक्चर के माध्यम से अपूर्ण लेखों की स्टडी मटेरियल प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा कि चिट्ठा का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एकल प्रविष्टि प्रणाली का द्विप्रविष्टि प्रणाली पर जो आधारित परिवर्तन है, उस परिवर्तन पर किस प्रकार से थ्योरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसकी थ्योरी का स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए हम स्टडी करते हैं एकल प्रविष्टि प्रणाली का द्विप्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तन। आप सभी जानते हैं कि एकल प्रविष्टि प्रणाली पर खाते जो हैं अपूर्ण होते हैं और सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं देते हैं, इसलिए हमको उसे द्विप्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इस परिवर्तन संबंधित मुख्य विधियां निम्न प्रकार से हैं। कुछ विधियां दी गई हैं, उन विधियों के आधार पर हम यह परिवर्तन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आप देख रहे हैं, जो आप लिखा हुआ है कि जब केवल व्यक्तिगत खाते ही रखे गए हों, अर्थात एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत जब केवल और भी खाते ना रखा हो, एक व्यक्तिगत खाते ही रखे हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में द्विप्रविष्टि प्रणाली अपनाने के प्रथम दिन प्रारंभिक पूंजी की गणना के लिए अवस्था विवरण तैयार कर निम्न जनरल पंजी प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात प्रारंभिक पूंजी की गणना की जाएगी और इस पंजी प्रविष्टि से विविध संपत्तियों का खाता विकलन, विविध दायित्वों का खाता से पूंजी खाता से, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से पंजी प्रविष्टि करके पूंजी की गणना करते हैं और उक्त प्रविष्टि के पश्चात विभिन्न संपत्ति और दायित्वों के पृथक पृथक खाते तैयार कर खतौनी अर्थात प्रपंजीयन का कार्य करके द्विप्रविष्टि प्रणाली के अनुसार कार्य किया जाता है, अर्थात एकल प्रविष्टि प्रणाली से द्विप्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है। विधि नंबर 2, जब विधि इस प्रकार का हो कि सामने वाला व्यक्ति एकल प्रविष्टि प्रणाली अपनाने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत खाते रखता हो और सहायक पुस्तकें रखता हो और उसको द्विप्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तन करना हो, तो क्या कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले अवस्था विवरण तैयार करेंगे, जो कि ये पिछली पंजी प्रविष्टि जो आपको दिखाई गई है, संपत्ति खाता विकलन दायित्व खाता से और पूंजी खाता से, इसको अवस्था विवरण तैयार करके निकालेंगे और उक्त पंजी प्रविष्टि से निकल जाने के बाद आगे की निम्न प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले सहायक पुस्तकों में जो रोकड़ पुस्तक रखा होता है, कैश बुक होता है, उस कैश बुक से उक्त पुस्तक में, रोकड़ पुस्तक में उल्लेखित वास्तविक और नाममात्र खातों की पृथक कर, उन नाममात्र खातों को और वास्तविक खातों को पृथक कर खतौनी की जाएगी और यदि रोकड़ पुस्तक में बट्टा अपहार यानी कि डिस्काउंट का स्तंभ हो, तो बट्टा की राशि पृथक बट्टा खाता खोलकर दिखाया जाएगा, अर्थात वास्तविक खाते, नाममात्र खाते और बट्टा खाते बनाया जाएगा अगर रोकड़ पुस्तक रखी गई हो तो। अन्य सहायक पुस्तकें, अगर आपके पास अन्य सहायक पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी, तो अन्य सहायक पुस्तकों का योग करके उन राशियों को खतौनी प्रपंजीयन करके उससे संबंधित खातों में की जाएगी। जैसे क्रय पुस्तक का योग क्रय खाता के डेबिट विकलन पक्ष में, विक्रय पुस्तक का योग विक्रय खाता के क्रेडिट समाकलन पक्ष में, क्रय वापसी पुस्तक का योग क्रय वापसी खाता के क्रेडिट पक्ष में, विक्रय वापसी पुस्तक का योग विक्रय वापसी खाता के डेबिट पक्ष में और वैसे ही प्राप्य विपत्र पुस्तक का योग प्राप्य पत्र खाते के डेबिट पक्ष में और देय विपत्र पुस्तक का योग देय विपत्र खाता के क्रेडिट पक्ष में
देवी पत्र खाता के क्रेडिट समाकलन में शेष लाया गया लिखकर दर्शाया जाएगा। अर्थात जो भी सहायक पुस्तकें हैं उनका हम योग करेंगे और जो योग रहेगा उसको क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी, विक्रय वापसी पुस्तक के पक्ष में, जिन पक्ष में उनको दर्शाया जाता है उस पक्ष में हम लिखेंगे और लिखेंगे शेष लाया गया। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट, हमारी तीसरी सहायक पुस्तक के व्यक्तिगत खातों का विश्लेषण करने के लिए बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये दिया जा सकता है, रोकड़ पुस्तक और सहायक पुस्तक की प्रविष्टियां हो जाने के पश्चात व्यक्तिगत खाते अर्थात देनदार और लेनदार का विश्लेषण करके ऐसे व्यवहारों की जानकारी प्राप्त की जाएगी जिसका उल्लेख सहायक पुस्तक में नहीं किया गया हो तथा व्यक्तिगत खातों में किया गया हो। मीन्स ऐसी आंकड़ों को खोजा जाएगा जिसका उल्लेख जो है दूसरे जगह पर हो गया, जैसे अशोध्य या डूबत ऋण, बट्टा, अपहार। इसके साथ ही ऐसे व्यवहार जिसका उल्लेख अवास्तविक नाम मात्र खातों के स्थान पर व्यक्तिगत खातों में किया गया हो, जैसे कि किराया, मजदूरी, वेतन आदि के भुगतान का उल्लेख व्यक्तिगत खातों में किया गया हो, तो उक्त व्यवहारों की आवश्यक पंजी प्रविष्टि कर प्रपंजी का कार्य पूरा किया जाएगा। अर्थात व्यक्तिगत खातों का विश्लेषण किया जाएगा यहाँ पर, जो देनदार खाता है और लेनदार खाता है, और उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि होगी उसका प्रपंजीयन किया जाएगा। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट हम करेंगे, तब हमारी द्विप्रविष्टि प्रणाली शुरू होगी। परीक्षा सूची तैयार करके हमको अंतिम खाते तैयार करना है। उक्त तीनों प्रक्रिया, ऊपर की ये जो तीनों प्रक्रिया, रोकड़ पुस्तक का व्यवहार, सहायक पुस्तकों का व्यवहार, व्यक्तिगत खातों का विश्लेषण करने के पश्चात हमें समायोजन संबंधित मदों की खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए परीक्षा सूची तैयार करना होगा। अर्थात जितनी भी समायोजन आपने की है, जितना भी विश्लेषण किया है, उसका परीक्षा सूची तैयार करना होगा और लाभ हानि की गणना तथा चिट्ठा का निर्माण किया जाएगा। वो द्विप्रविष्टि प्रणाली के आधार पर होगा। इस तरह से जब व्यक्तिगत खाते और सहायक पुस्तकें रखी जाती हैं तो ये चारों प्रक्रिया अपनाकर, पॉइंट नंबर 1 रोकड़ पुस्तक, सहायक पुस्तक, व्यक्तिगत खातों का विश्लेषण और परीक्षा सूची तैयार करके अंतिम खाते बनाना, इस तरह से एकल प्रविष्टि प्रणाली से द्विप्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तन किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब व्यक्तिगत पुस्तक और रोकड़ पुस्तक रखा गया हो, जब व्यापारी सिर्फ व्यक्तिगत खाते और सिर्फ रोकड़ पुस्तक रखता है, उसके अलावा और कोई पुस्तक नहीं रखता है, तो उनका विश्लेषण करके हमें द्विप्रविष्टि प्रणाली के आधार पर खाते तैयार करने होते हैं। जब व्यापारी के द्वारा सहायक पुस्तक के रूप में केवल रोकड़ पुस्तक ही रखी गई हो और अन्य व्यवहारों का उल्लेख व्यक्तिगत खातों में किया गया हो, तो अवास्तविक खातों की खतौनी के लिए देनदार और लेनदार का विश्लेषण कर खतौनी का कार्य पूरा किया जाता है। अर्थात व्यक्तिगत खातों का विश्लेषण फिर से किया जाएगा उसके खतौनी के कार्य को करने के लिए। तो देनदार के विश्लेषण के लिए जो भी आपकी सूचनाएं होंगी, समस्त सूचनाएं, उसमें से आप अगर देनदार का, डेबिटर्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो इसके डेबिट पक्ष में इन मदों को और क्रेडिट पक्ष में इन मदों को प्रविष्टि करके आप देनदार का पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि देनदार शेष लाए गए, बैलेंस BD, जो प्रारंभिक देनदार होते हैं वह शेष लाए गए लिखाते हैं। फिर उसी में आपको डेबिट साइड उधार विक्रय लिखना है, अनादृत विपत्र को लिखना है, उस पर प्रभारित ब्याज को लिखना है और प्रभारित व्यय को लिखना है। यदि किसी प्रकार का हस्तांतरण हो तो उसकी प्रविष्टि आपको करनी है। और इसके क्रेडिट पक्ष में, देनदारों के विश्लेषण के लिए क्रेडिट पक्ष में आपको देनदारों से प्राप्त रोकड़, विक्रय वापसी, प्राप्य विपत्र, बट्टा या अपहार, अशुद्ध ऋण और हस्तांतरण और शेष लाए गए, ये इन मदों का आपको विश्लेषण करना होगा। और विश्लेषण करने के बाद लास्ट में शेष ले गए यानी कि अंतिम देनदार की एंट्री या प्रविष्टि का पता चलता है। तो
ये सिर्फ विश्लेषण है, अभी हमने इसमें देनदार खाता नहीं बनाया है, ये ओनली विश्लेषण करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में आंकड़ों को। इस प्रकार उपर्युक्त सूचना से अर्थात उपर्युक्त विश्लेषण से विक्रय खाता, विक्रय वापसी खाता, प्राप्त विपत्र खाता, बट्टा खाता, अशुद्ध ऋण खाता खोलकर खतौनी का कार्य किया जा सकता है। जैसे आपने अभी देनदार का विश्लेषण किया, वैसे ही आपको लेनदार का भी विश्लेषण कर सकते हैं। लेनदारों का विश्लेषण आवश्यक होता है, उसके पश्चात अनेक मदों की जानकारी होती है। लेनदारों का विश्लेषण यदि करना है तो आपको डेबिट पक्ष में आंकड़े या डेबिट पक्ष की जो मदें हैं उनको, जैसे कि नगद भुगतान, लेनदारों को जो भुगतान हुआ है नगद, उस नगद भुगतान को लिखेंगे। प्राप्त यदि किसी प्रकार का बट्टा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और देय पत्र की एंट्री डेबिट साइड होगी। क्रय वापसी और यदि किसी प्रकार का हस्तांतरण हो तो हम लेनदारों के हस्तांतरण को यहाँ पर लिखेंगे। और लास्ट में शेष नीचे लगाए, अर्थात अंतिम लेनदार की प्रविष्टि डेबिट साइड सबसे नीचे में होगी। वैसा ही लेनदारों के विश्लेषण के क्रेडिट पक्ष में आपको सबसे पहले लिखना है शेष नीचे लाया, अर्थात प्रारंभिक लेनदार को सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस बीडी में। उसके बाद उसके नीचे हमको उधार क्रय लिखना होता है, अनधिकृत देय विपत्र, और यदि उस पर कोई ब्याज है और कोई हस्तांतरण यदि हुआ हो तो इसे क्रेडिट पक्ष में छांट लिया जाता है, देनदारों का विश्लेषण कर लिया जाता है। और इस पूरी सूचना से हमको क्रय खाता, क्रय वापसी खाता, देय विपत्र खाता, अनधिकृत देय विपत्र खाता, बट्टा खाता आदि बनाकर हमको लेनदारों का विश्लेषण करना होता है, जिससे हमारे व्यक्तिगत खाते हैं उनका पूरा विश्लेषण हो जाता है। यहाँ पर वही आपको दिख रहा है, उपर्युक्त सूचनाओं से क्रय खाता, क्रय वापसी खाता, बट्टा खाता और देय विपत्र खाता आदि खोलकर खतौनी का कार्य किया जा सकता है। उसके पश्चात रोकड़ पुस्तक, उसके देनदार और लेनदार के विश्लेषण के पश्चात रोकड़ पुस्तक के उन समस्त व्यवहारों का खाता बही में प्रपंजी किया जाना चाहिए जिसको पूर्व में खतौनी नहीं की गई है। उसके पश्चात परीक्षा सूची तैयार करना चाहिए और परीक्षा सूची समायोजन की प्रविष्टियों को परीक्षा सूची तैयार करने के पश्चात समायोजन की प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए लाभानी खाता और चिट्ठा तैयार किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।